तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सेंटअप एग्ज़ाम 2022 से पूछे जाने वाले साइंस का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में साइंस का जितना भी क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन का आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिया गया है कि 1 से लेकर 48 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 1 से लेकर 48 तक का आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, जिनमें से केवल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि वस्तु के आकार से बड़ा बनता है तो किसमें बनता है, तो अवतल में बनता है। और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदुओं की संख्या होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या कहलाता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए दिखवाया जाता है, तो उसमें होता है कि अधातु विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वैसे पदार्थ को कुचालक कहा जाता है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे पदार्थ को सुचालक कहलाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी कितने रंग होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकाश से एक प्रिज्म होते हैं, जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी 7। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, घटपर्णी एक उदाहरण है। देखिए, घटपर्णी, लिम्पैथिज्म, कुलेरिया, ये सभी के सभी कीटभक्षी पौधा होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। वहीं पे बात करें मेढक का, तो मेढक का गिल्स, त्वचा और ट्रेकिया, ये तीनों तरीके से सांस लेता है। तो इसलिए कहता है कि कौन सी जंतु है जो चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है, तो मेढक है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है कि लाल रक्त कोशिकाएं में लाल वर्णक होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि रक्त का रंग जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो कहता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में लाल वर्णक किसका होता है, तो हीमोग्लोबिन का हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि पत्तियां किसके कारण हरा दिखाई देती है, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देती है, और कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला दिखाई देता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। देखिए, वृक्क एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग है और इसी में ही नेफ्रॉन पाया जाता है। बताया जाता है कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब अगला सवाल कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, H2SO4, जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो देखिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, ये सब होता है लोहा का। तो लोहा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आयरन दिया गया है, जिसका संकेतिक चिन्ह Fe होता है। इसका लैटिन नाम फेरम यानी लोहा होता है।
तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम की अयस्क की बात करेंगे तो इसका होता है इसका होता है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहता है कि CH3Cl का यूपेक नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है। तो ये होता है मिथाइल क्लोराइड। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। कितने छात्र छात्राओं को लगता है कि सही जवाब वेबर होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगला सवाल कहता है कि ईंधन का उदाहरण है। सबसे पहले जानिए कि आखिर ईंधन होते क्या हैं। तो दोस्तों, वैसे पदार्थ जिनको जलाने के बाद हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलती है उसे ही ईंधन कहते हैं। देखिए, ईंधन हमें बताना होगा तो लकड़ी को जलाने पर भी उसमें प्रकाश मिलता है, CNG भी गैस होता है, LPG भी गैस होता है। तो हालांकि ABC में सभी के सभी ऑप्शन ईंधन का ही उदाहरण है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन D हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ना जी, ये होती है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कोशिका में युग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है। तो कोशिका में युग्मकों की संलयन की जो परिणति कहलाती है उसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जाइगोट कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। अब अगला सवाल बायोलॉजी से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जब ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक कहे जाते हैं, उन्होंने जब द्विसंकरण कराकर लक्षण प्रारूपी अनुपात निकाला तो वो कुछ इस प्रकार से था 9:3, 3:1। तो इसके बाद में अगला सवाल कहता है ओजोन क्या है। तो दोस्तों, ओजोन एक प्रकार का गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं और ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और ये पृथ्वी पर आने वाली परावैंगनी किरण को रोकने का काम करती है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो देखिए, कौन से घटक है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो विटामिन भी आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है और पोषक तत्व भी आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन D हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। देखिए, H2S यह एक ऑक्सीकारक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब ऑप्शन C हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ऑस्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, याद रखिएगा, परमाणु का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, आवर्त नियम दिया था मेंडलीव ने, डो बेरेनर ने क्या दिया था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन न्यूलैंडस महोदय के द्वारा ऑस्टक नियम दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता को कम की जाती है। देखिए, धोवन सोडा का जो इस्तेमाल है ना जी, जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का सही जवाब ऑप्शन A हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो देखिए, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, जो प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन C होगा, हीरा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है A और B का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए, A और B का यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना ओम होता है, 4 ओम होता है ना जी। तो चूँकि समतुल्य प्रतिरोध में आपका R बराबर R1 + R2 होता है। R1 का मान 2 ओम है तो 2 ओम लिखेंगे, R2 का मान भी 2 ओम है तो यहाँ पे 2 ओम लिखेंगे। 2 और 2 मिलकर ये 4 ओम हो जाएगा और 4 ओम यहाँ पे ऑप्शन B में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन B हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति
का मान कितना होता है। देखिए घरेलू परिपथ में विद्युत आवृत्ति का मान इनमें से कोई नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे ABCD सभी के सभी गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए, सोलर सेल में किसकी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सोलर सेल से जो हमें करंट मिलती है, विद्युत धारा मिलती है, वो दिष्ट धारा मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। देखिए कांच का अपवर्तनांक जो है वो बैगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी हो जाएगा। किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल हो जाएगा। लेकिन यही बात तरंगदैर्ध्य में पूछा जाएगा कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल हो जाएगा। किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि आराम से सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है, तो ये 15 से 18 मिनट होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो परिसंचरण तंत्र किस में नहीं होता है, तो मानव में नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंटअप एग्जाम में साइंस का 1 से लेकर 30 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और सेंटर के एग्ज़ाम पेपर में यही सवाल आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।